नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटेन और इंडिया की जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, इसको आप कंपेयर करो और कंट्रास्ट करो। ठीक है, कंपेयर का मतलब है तुलना कीजिए, कंट्रास्ट का मतलब है अंतर बताइए। तो सिंपली आपको जो हमारी संसदीय संप्रभुता है ब्रिटेन की और भारत की, उन दोनों में तुलना करना है और उनमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो संसदीय संप्रभुता होती क्या है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होती क्या है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एक तरह से आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, जिसमें किसी देश में विधायी जो निकाय होते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव, जो हमारी असेंबली होती है या पार्लियामेंट होते हैं, उसके सोवरेनिटी को संबोधित करता है। सोवरेनिटी का मतलब है कि मान लो इंडिया केस में इंडिया की पार्लियामेंट है, तो इंडिया की पार्लियामेंट क्या सोवरेन है कि सभी लॉ बना सके, यानी कि कंट्रीज में कुछ भी लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, तो क्या वो सोवरेन है, इतनी इम्पावर है कि सब कुछ चेंज भी कर सकती है, सब कुछ बना भी सकती है। इस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, उसको बोलते हैं संसदीय संप्रभुता। वैसे तो ब्रिटेन और इंडिया दोनों में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे केस में ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट की जो पावर है, इंडिया की पार्लियामेंट की जो पावर है, उसमें बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे केस में जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो आपको अमेरिका के करीब देखने को मिलेगी, लेकिन अमेरिका में हमारी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ अंतर और काफ़ी कुछ हमारे सिमिलरिटीज हमारे ब्रिटेन और इंडिया के पार्लियामेंट्री की सोवरेनिटी है उसमें देखने को मिलती है। इसका मेन रीजन आप बोल सकते हो ऐतिहासिक, संवैधानिक और इवॉल्व हुआ है हमारे समय के अनुसार। अब दोनों में कंपैरिजन हम लोग करते हैं और उसमें देखते हैं, तुलना करते हैं क्या हमारे कॉन्ट्रास्ट है। सबसे पहले हम बात करें न्यायिक समीक्षा की। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की। देखो, ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो हमारी लिमिटेड है। पार्लियामेंट को एक तरह से बोल सकते हो कि कंप्लीट सोवरेनिटी देखने को मिलती है पार्लियामेंट में ब्रिटिश की, क्योंकि ब्रिटिश में नियम कुछ भी बनाए जा सकते हैं। पार्लियामेंट कोई भी नियम कानून बना सकती है, किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है। इसके लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं है। ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव एक्शन पे कोई भी हमारा जुडिशियल रिव्यू ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलता है। तो थियोरेटिकली आप बोलोगे तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन है, यानी कि पूरी कंट्री, जो ब्रिटेन की कंट्रीज में कोई भी रूल्स रेगुलेशन को बना सकती है। लेकिन इंडिया केस में आप देखोगे तो जुडिशियल जो रिव्यू का कॉन्सेप्ट है बहुत ही ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि इंडिया में देखो, ब्रिटेन में सिर्फ हमारे एग्जीक्यूटिव जो एक्शन होते हैं, यानी गवर्नमेंट जो हमारी एक्शन लेंगी, उसका जुडिशियल रिव्यू होता है ब्रिटेन में। जबकि जो हमारी पार्लियामेंट में जो नियम कानून बनाते हैं ब्रिटेन में, उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। लेकिन इंडिया केस में आप देखोगे तो इंडिया केस में दोनों में ही जुडिशियल रिव्यू होती है। यदि कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है या पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनाता है, दोनों की समीक्षा हमारा इंडियन का जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारा करती है। ये हमारा मेजर अंतर आपको देखने को मिलता है। यदि इंडिया के जुडिशल को लगता है कि कोई भी कानून गलत तरीके से बनाए गए हैं या इंडिविजुअल के राइट्स को हनन कर रहे हैं, तो उसको निरस्त कर सकती है। या इंडियन जुडिशरी को लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या इंस्टीट्यूशन गलत एक्शन लिया है जो कि इंडिविजुअल राइट को हनन करता है, तो उसको भी स्ट्राइक डाउन करती है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन के केस में सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन को कंट्रोल करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट की जो पावर है उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं करती है। ये हमारा मेजर हमारा अंतर है, पहला अंतर। दूसरी बात है, तुलना करें हमारे रिटेन या अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ब्रिटेन में हमारा अलिखित संविधान है, जबकि इंडिया में हमारा लिखित संविधान है। ठीक है, तो ब्रिटेन में आप देखोगे तो पार्लियामेंट हर दिन कानून लिखती है, हर दिन कानून को अमेंड भी करती है।
लेकिन इंडिया के इसमें नहीं है। इंडिया में सोवरेन जो पावर है, यानी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। हमारे पास रिटेन पावर है। और यहाँ पे आप बोलोगे तो हर दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करते हैं। हमारे पार्लियामेंट की जो होती है वो नॉर्मल लॉ भी बनाते हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अमेंड करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के केस में हर दिन हम कानून को लिखते नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते नहीं हैं। लेकिन ब्रिटिश हमारा प्रतिदिन जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वो प्रतिदिन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखता है, क्योंकि वहाँ पे अनरिटन संविधान है। ठीक है, ये भी हमारा अंतर है। इसके अलावा नेचर ऑफ पावर की बात करें तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे आप देखोगे तो जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है, इसकी जो पावर है वो कंप्लीट सेपरेशन देखने को नहीं मिलती है। कोई भी ऐसा लिखित आपको पावर डेलीगेट नहीं करता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट। जबकि इंडिया की पार्लियामेंट, इंडिया के इसमें देखोगे तो लेजिस्लेटिव की पावर, एग्जीक्यूटिव की पावर और इवन जुडिशरी की पावर को सेपरेशन देखने को मिलती है। इवन हमारा इंडिया में आप देखोगे तो राज्य की पावर अलग है और यूनियन की पावर अलग दी गई है। राज्य अपने पावर के अंडर जो स्टेट असेंबलीज हैं वहाँ पे कानून बना सकती है। पार्लियामेंट अपने अंडर जो हमारी उसके जो यूनियन की सूची में है उस पे पार्लियामेंट पार्लियामेंट अपना रूल बनाएगी। ठीक है, तो फेडरेशन जो स्ट्रक्चर है इसमें और नेचर ऑफ पावर, इसमें दोनों में ही हमारे अंतर देखने को मिलती है ब्रिटेन और इंडिया केस में। ब्रिटेन के केस में यूनिटरी सिस्टम है, वहाँ पे जो भी कानून बनेगा वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बनेगा। ठीक है, लेकिन इंडिया केस में आप देखोगे तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट, इंडिया के पार्लियामेंट में सिर्फ यूनियन लिस्ट के जो होती हैं या हमारी कॉन्करेंट लिस्ट की होती हैं वो हमारा इंडिया के पार्लियामेंट में वो लॉ बनते हैं। जबकि स्टेट असेंबली में भी कुछ कुछ लॉ बनते हैं जो स्टेट की सूची में है। बट इसके उलट आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन में सब कुछ हमारा ब्रिटेन का पार्लियामेंट होता है। ये भी हमारा अंतर है यहाँ पे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया में बहुत ही रिजिड है, जबकि ब्रिटेन में तो नॉर्मल जो लॉ बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अमेंड किया जाता है। यानी प्रतिदिन लॉ को बनाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स के केस में आप देखोगे तो ब्रिटेन में ऐसा कुछ स्पेशल इंडिया जैसे फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं, और इसकी रक्षा के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस भी नहीं दिए गए हैं ब्रिटेन में। बट इंडिया में आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स का अलग आपको पार्ट मिलेगा। और आर्टिकल 13 भी है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स के केस में बोलता है कि कोई भी लॉ ऐसे नहीं बनाए जा सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को हनन करे। ठीक है, हमारे पास मौलिक अधिकार की धारणा है, बल्कि ब्रिटेन में नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे क्या क्या तुलना की है। हम पहला तुलना किए जुडिशियल रिव्यू के, फिर अलिखित संविधान के केस में अंतर है, नेचर ऑफ पावर में भी अंतर है, फेडरल स्ट्रक्चर में भी अंतर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी अंतर है, फंडामेंटल राइट्स की जो अवधारणा है दोनों में अंतर देखने को मिलते हैं। इस तरह से हमारा ब्रिटेन और भारत का जो संसदीय प्रणाली है उसमें अंतर देखने मिलती है। फंडामेंटल राइट्स के केस में, जुडिशियल रिव्यू के केस में, और कुछ कुछ हमारी फेडरल स्ट्रक्चर के केस में, लिखित संविधान के केस में हमारा जो संविधान है वो अमेरिका के करीब देखने को मिलता है। ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। आज हम लोग डिस्कस किए कि इंडियन और ब्रिटिश की ये अप्रोचेस है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे, उसको हम कंपेयर किए और कंट्रास्ट भी देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।